Hello to everyone. Welcome to Abhipedia रेगुलेटरी बॉडी प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग एएसआईसी जनरल साइंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। सो आप उनको सॉल्व कीजिए एंड चेक वेदर यू आर इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। अपनी पूरी सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इन सेशंस को अटेंड करके यू विल गेट मोर मोटिवेशन एंड क्लैरिटी, एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी यहाँ से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सो इनको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। नंबर 2 पॉइंट है एक जो मैं बता देता हूँ रिगार्डिंग द ईएसआईसी डीडी कोर्स। आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च। अभी तक यूपीएससी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये इरेगुलर एग्जाम है, तो यूपीएससी ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है कंडक्ट करवाने में, राइट। इन्होंने एक बार नोटिफिकेशन कर दिया कि ये इस द पर्टिकुलर डेट इज गोइंग टू बी द एग्जाम डे, तो वो टाइम जो होता है वो कम होता है, राइट। तो आप पहले ही अपने आप को इक्विप रखिए, अपने आप को तैयार रखिए, ओके। और ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। हमने जो है इसके रिगार्डिंग कोर्स लॉन्च किया था 12 सितंबर को। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन स्टिल एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, गेट ऑल दोज वीडियोज जो ऑलरेडी लाइव से अब रिकॉर्डेड हो चुकी है, तो यू कैन अवेल ऑल दोज लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, प्लस अदर चीज़ें जो होती है, मॉक टेस्ट सीरीज, जो भी web notes, PDF, everything is included in this particular course. Understand? तो just be prepared for your exam. Okay? इसके अलावा जो एक बहुत important announcement है, the students who have qualified for EPFO written and जितने students हैं जिन्होंने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई किया है, नाउ अब बहुत बड़ी चीज़ है इसको क्वालिफाई करना, लेकिन ये अब एंड नहीं है। एंड तब होगा जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अंडरस्टैंड? अभी भी बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो बाकी है, और वो लड़ाई है इंटरव्यू वाली, ठीक है। सो इंटरव्यू के लिए हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम लोग बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो है अल्टीमेटली इंटरव्यू के लिए भी आपका प्रिपरेशन कम ना हो, एकदम आप तरीके से वहां पे जाएं और मैक्सिमम स्कोर करके आए। अंडरस्टैंड? सो इस प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा मैं फटाफट बता देता हूं। इसमें आपको सबसे पहले तो मॉक सेशन मिलेंगे, मॉक इंटरव्यू सेशन मिलेंगे। एक भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हम लोग पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करने की। दूसरा है पहला है मॉक सेशन मिलेगा, और दूसरा है आपका डैफ। सो आप दोनों के जो डैफ्स हैं वो यूपीएससी ने रिलीज कर दिए हैं। आपने क्या करना है, ये जो डैफ है इसकी कॉपी आपने अपलोड करनी है अभिपीडिया के पोर्टल के अंदर, ठीक है। अभिपीडिया के पोर्टल के अंदर जिस भी एग्जाम का वो डैफ है, चाहे ईपीएफओ का है, तो ईपीएफओ के एग्जाम में जाइए, वहां पे नीचे आएगा अपलोड योर डैफ, वो डैफ अपलोड कर दीजिए। और सीएपीएफ का होगा तो सीएपीएफ के कॉर्नर के अंदर जाइए और वहां पे अपलोड कर दीजिए अपना डैफ। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए डैफ इज अ बाइबल, ठीक है। आपके लिए अब क्या है, डैफ बाइबल है। तो आपको इस डैफ के बेसिस पे पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, राइट। सो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करवाने की, क्योंकि दिस इज द क्वालिटी कंटेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दैट यू नीड टू गो थ्रू। अंडरस्टैंड? सो ये जो डैफ है इसका पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक आपको फिर मिल जाएगा, और वो उसके साथ साथ आपको एक मॉक सेशन भी तब तक मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इतना हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ ईपीएफओ एंड सीएपीएफ। अंडरस्टैंड? आपका कोई भी डाउट क्वेरी है रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग ईएसआईसी, आप सीधा डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं नीचे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पोटैटो इज एडिबल, स्टेम, सीड, रूट, फ्रूट? जल्दी बताइए। यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। कैटेगरी इज इजी, ठीक है। सो स्टेम, सीड, रूट, फ्रूट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पोटैटो इज एडिबल? सो देखिए आंसर इज स्टेम्प, ठीक है। आंसर क्या है? स्टेम्प। एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टेम्प जो है दैट इज मॉडिफाइड स्टेम्प होता है इसका एडिबल पार्ट, वी कॉल इट, ओके। एंड नॉट द रूट, जो आप में से बोलेंगे, काफी स्टूडेंट्स ने बोला भी है। अब उसके अलावा जो है ट्यूबर कहते हैं इस मॉडिफाइड पार्ट को, ट्यूबर कहा जाता है इस मॉडिफाइड स्टेम को, सॉरी, ठीक है, ट्यूबर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कैन फ्लोट ऑन वाटर? ठीक है, मार्स, जुपिटर, वीनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न ओनली. ठीक है, सो फ्लोट तो तभी करता है कोई वाटर बॉडी पे जब उसकी डेंसिटी कम होती है. अब इसमें बताइए कि किसकी कम डेंसिटी होती है, कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, राइट? तो आंसर दीजिए इसका. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कैन फ्लोट ऑन द वाटर? ठीक है, किसकी डेंसिटी कम होती है? ठीक है, सो ऑब्वियसली द आंसर इज सैटर्न. देखिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं. सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी होती है. जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं उसमें सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी है. और अगर देखा जाए, दिस इज एक्चुअली लेस देन द वाटर. इफ यू हैड अ लार्ज इनफ पूल ऑफ वाटर, सैटर्न डूबेगा नहीं, फ्लोट करता रहेगा. जुपिटर का सबको ही पता है कि जुपिटर की एवरेज डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है. बट सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है जुपिटर की भी नहीं है. इट इज डेंसिएस्ट प्लैनेट इज अर्थ. तो अर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, जुपिटर की भी है, लेकिन सैटर्न जो है उसकी तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी है. सो जिसकी लोएस्ट डेंसिटी वो ऑब्वियसली फ्लोट करेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. एक प्लेन मिरर है, इमेज इज ऑलवेज. सो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो कैसी हमेशा बनती है? ए ऑप्शन, एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर, एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर एज अ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, एट अ डिस्टेंस लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एट द फोकल पॉइंट ऑफ मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिरर के ऊपर सवाल है, ये ऑप्टिक्स के ऊपर ये सवाल है. अब जिस स्टूडेंट ने 9th-10th का ऑप्टिक्स पढ़ा है, मतलब ये मिरर, कन्वेक्स, कनकेव लेंसेज के ऊपर पढ़ा है. ठीक है, आईज वाला जो चैप्टर है, आई वुड हाईली सजेस्ट आप एक काम कर सकते हैं. आप 11th-12th का, आई थिंक वो 11th का चैप्टर है ऑप्टिक्स, वो चैप्टर भी जरूर पढ़िएगा. बिकॉज थोड़ा सा एक्सपैंड आपको भी करना है. ठीक है, सो हाँ, so in a plane mirror, image is always at the same distance behind the mirror as the object is in the front of it. reason क्या है इसका? reason ये होता है क्योंकि जो plane mirrors होते हैं does not bend light. ये बेंडिंग वाला सिस्टम नहीं होता प्लेन मिरर्स का. दे डज नॉट बेंड लाइट एज दूसरे जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता. इसीलिए आपको इमेज जो होती है वो सेम डिस्टेंस वाली इमेज बिहाइंड भी दिखेगी, फ्रंट में भी वैसा ही ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा. राइट, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा. अब नेक्स्ट इज साउंड वुड ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर, एयर, डायमंड एंड आयरन. सो साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा फास्टेस्ट इन वाटर, एयर, डायमंड एंड आयरन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इजी लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूजन में, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकती है. तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्या होना चाहिए आंसर. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी, बताइए. अब आपने ऑब्वियसली वाटर कैंसिल किया होगा, एयर कैंसिल किया होगा, आयरन एंड डायमंड के बीच में डाउट रह रहा होगा. देखिए, ये जो साउंड वेव्स होती है ना, ये ट्रैवल करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट या स्लोअर, इट डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस. वो सब्सटेंस में टेम्परेचर क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और उसका कॉम्पोजिशन क्या है. राइट, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें. कि साउंड जो है स्पीड, उसकी जो स्पीड होगी वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, सिर्फ दो चीज़ों पे, उसके टेम्परेचर पे और कॉम्पोजिशन पे. बाकी जो चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी हो गया, प्रेशर हो गया,
उस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी प्रेशर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साउंड की स्पीड पे, राइट। इसीलिए वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, स्पीड जो होती है साउंड की वो वेरी करती है। अब साउंड ट्रेवल्स मोस्ट स्लोली इन द गैसेस, ठीक है, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन दी सॉलिड। अब सॉलिड में भी क्या है, कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करेगा, राइट। कॉम्पोजिशन पे क्या है, डायमंड जो होगा, जैसे एक्सेप्शनली स्टिफ मटेरियल जो होता है जैसे कि डायमंड, इसका बहुत ही कंपोज्ड मटेरियल होता है, बहुत स्टिफनेस होती है इसके में, तो इसीलिए साउंड वेव जो है ट्रैवल फास्टेस्ट इन द डायमंड। साउंड स्पीड इज फास्टेस्ट इन द वाइल ट्रैवलिंग इन द डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली विविफेरस, सेक्युलेंट, हर्बेशियस या हेक्ट्रोफाइलस। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, विविफेरस, सेक्युलेंट, हर्बीवेरस एंड हेक्ट्रोफाइलस। ओके चलिए, सो आंसर देखते हैं। इसका है ऑब्वियसली सेक्युलेंट, इसीलिए क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स को पानी उनको अपर लेयर्स में नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो एक पानी को सक करती हैं, ठीक है, और दूर दूर तक पहुंचाती हैं, मतलब दूर दूर से पानी को निकालती हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो ये जो होता है, इट इज सक्यूलेंट इज अ प्लांट दैट स्टोर्स वाटर फॉर टाइम्स व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, आर जनरली फाउंड इन एरिड, जैसे डेजर्ट वगैरह एरियाज में जहाँ पे पानी जो है वो कम होता है, इसीलिए इस तरीके से ये सेक्युलेंट इनका फॉर्मेशन होता है। अब प्रॉब्लम इन वाटर कोआगुलेशन अराइजेज फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, B6, B और D। सो ब्लड कोआगुलेशन जो होता है ये एक फिनोमेना है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन के, B6, विटामिन बी या विटामिन डी। सो आंसर इज के, ठीक है। सो ये जो है विटामिन के की वजह से इस तरीके से होता है। इट प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड का एक्सेसिव जो बाहर निकलना है वो रुक जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, अच्छी चीज हो जाती है। ब्लड एक्सेसिवली खत्म नहीं होता, बॉडी से जाता नहीं है बाहर, राइट। सो याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कंपाउंड, मतलब विटामिन जो के है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि विटामिन K1, K2। K1 जो होता है वो लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल से मिलता है और सम अदर वेजिटेबल से मिलता है, और K2 जो है वो आपको मीट प्रोडक्ट से ज़्यादा मिलता है, राइट। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द कॉइल इन अ हीटर इज मेड अप ऑफ, जो कॉइल होती है हीटर की, ठीक है, वो किससे बनी होती है, निक्रोम से, टंगस्टन से, कॉपर से या आयरन से। ऑब्वियसली एलॉय से ही बनी होगी, ठीक है, क्योंकि एलॉयज जो होते हैं वो बेटर प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करते हैं, बेटर प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर, क्योंकि उनको इस तरीके का कॉम्पोजिशन उनमें किया जाता है कि उनकी बेटर प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो आप बताइएगा कि कॉइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ निक्रोन, टंगस्टन, कॉपर एंड आयरन। So obviously the answer is nichrome, ठीक है। alloys क्या होते हैं, it is basically the combination of two or more elements, okay, and nichrome is a alloy of what, निकल का है और क्रोमियम का है। आपको ना इनकी परसेंटेज भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एलॉयज हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, निक्रोम, ठीक है, ठीक है। सो ये जो है इनको स्टेनलेस स्टील हो गया, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें कौन सी कॉम्पोजिशन होती है और इसमें कितने परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। निकल इज 80%, क्रोमियम इज 20%, क्रोमियम कितना है, 20% है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियरी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, द लाइट वॉज अ वेव नेचर ओनली, particle nature only, both wave and particle nature, either particle
नीदर पार्टिकल नॉर वेव नेचर। नाउ दिस इज अ बिट ऑफ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आपने क्लास 11th-12th का लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां से हम लोग थोड़ा क्लैरिटी ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी, बताइए, आंसर दीजिए। हाँ जी, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, चाहे वो गलत भी है, आपको आंसर देना है। ठीक, ठीक है। सो नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करें तो हमें सिर्फ ये पता था कि अगर लाइट है, अगर उसके बीच में कोई ऐसा पार्टिकल आ जाता है तो वो लाइट जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी और वो वहीं से आपको दूसरी जगह नहीं दिखेगा, राइट। कोई कार्डबोर्ड आपने बीच में रख दिया, ठीक है, बट ये थोड़ा सा पाया गया कि जब देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट, कि लाइट जो है वो बेंड नहीं करती है, नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट में भी बेंडिंग होती है, बट कितनी होगी वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे जो ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होगा तो लाइट बेंड हो जाएगी, लेकिन ऑब्स्टेकल बड़ा है तो लाइट बेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो लाइट बेंड हो जाती है उससे क्या होता है, हमें पता चलता है वेव नेचर ऑफ लाइट का, राइट, और इसके कुछ फिनोमेनास देखे जाते हैं, राइट। सो लाइट जो है वो बेंड भी होती है, वेव नेचर भी दिखाती है और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी देखा जाता है। ओके, चलो, सो मोस्ट कॉमनली फिनोमेना जो है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट। सो ये पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब आपको वेव नेचर ऑफ लाइट के अंदर देखने को मिलता है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक होता है लाइट का, ठीक है। तो उसके बाद, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो आप एंट्री लेते हैं ना, जैसे किसी मॉल में जाते हैं या किसी एयरपोर्ट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मेट्रो स्टेशंस में वो स्कैनर नहीं होता है, राइट, वो स्कैनर होता है। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि सामने कई ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो सामने जो डोर है वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे आप एंटर करने वाले होते हैं उसके पास जाते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो सेंसर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि वो जो लाइट है आपके ऊपर पड़ेगी, तो जैसे वो ऊपर पड़ेगी तो वो बेंड नहीं हो रही है, वो अगले पोर्शन में नहीं जा रही है, उसमें ब्रेकिंग हो रही है, लाइट में क्या हो रही है, वो ब्रेक हो गई, और उस ब्रेकिंग की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे जाके डोर्स को ओपन क्लोज करता है, राइट। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। वॉशिंग मशीन के अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, डायलिसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है या डिफ्यूजन होता है? जल्दी बताइए। हाँ जी, देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तीनों चारों के चारों एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th-12th की किताबों से जितना जितना दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे तो बहुत काम बन जाएगा आपका, ठीक है। सो वर्किंग इज ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो मिक्सचर्स को सेपरेट कर दिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक्टिवेट होती है तो मिक्सचर्स जो सेपरेट होते हैं, मिक्सचर्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। सो इतना याद रखिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, हम लोग बात कर रहे हैं अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज शी कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस
maintains momentum conservation, gains energy by running and gains momentum, right? तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। एक लॉन्ग जंपर है, वो क्या करता है, वो जंप लेने से पहले रन करता है, भागता है और फिर जाके जंप करता है। इसका क्या रीजन है? What should be the answer? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। यहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? सो ऑब्वियसली गेन्स द मोमेंटम, ठीक है, गेन्स द मोमेंटम, एक मिनट, गेन्स द मोमेंटम बिकॉज ऑब्वियसली देखिए एक रनर है जो बेसिकली रन कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या है, ठीक है, उसका मोमेंटम जो है वो है, ठीक है, वो उसका मोमेंटम है। बाकी वो रुक जाएगा तो उसका इनर्शिया जो हो जाएगा वो रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके इनर्शिया जो है उसको रेस्ट से मोमेंटम में लाने के लिए उसको कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट? और अगर ये मोमेंटम में है, इसका इनर्शिया जो है वो मोमेंटम में है, तो इसको रोकने के लिए तब भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज इट्स हेल्प्स इन रनिंग हायर एंड लॉन्गर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन गेन ड्यू टू मोमेंटम, राइट? इसके बारे में इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। तो कोई बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहेगी और कोई बॉडी है वो मोशन में ही रहेगी। कोई भी ऐसी फोर्स ना आ जाए, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके उस बॉडी के ऊपर इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं, तो आपको उठाने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत है। एक हाथी सो रहा है, उसको उठाने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो कितनी फोर्स की जरूरत है? वो फोर्स जितना आपका इनर्शिया होगा, जितना आप नहीं चाहते उठने के लिए, उतना ही आपको फोर्स उठाने के लिए चाहिए होगी, राइट? तो ये जो इनर्शिया होती है, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो वैसे ही है कि रन्स बिफोर द लॉन्ग जंप, रनिंग अलाउ द एथलीट टू गेन मोमेंटम एंड स्पीड विच कंटिन्यूस इवन आफ्टर ही जंप्स अंटिल ही हिट्स द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे उसको अपोजिंग फोर्स मिल जाती है, ठीक है। सो इट इज जस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन गेन्ड बाय रनिंग दैट एथलीट इज एबल टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, राइट? सो अल्टीमेटली आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ाई किया, ठीक है। आपका कोई सजेशन, कोई व्यू पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। और दिस इज व्हाट वी आर अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव है, उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए है जो बच्चे कई बार पैसे नहीं होने के वजह से अपना प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाते इंटरव्यू का। क्योंकि इंटरव्यू भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहां तक यूपीएससी के एग्जाम्स की बात होती है। तो इंटरव्यू में भी आपको अगर देखिए, अगर सामने वाला जो एसेसर है या पैनल है, अगर वो चाहेगा तो आपको वो इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्ट करके ही छोड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने ढील नहीं बरतनी है। अगर आपको लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि मैं कट ऑफ ही क्वालिफाई कर पाया हूँ और मुझे लगता नहीं है कि इंटरव्यू में भी मैं मार्क्स ले लूँगा तो इतना काम बन जाएगा, गलत है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू में गुड परफॉर्म कर दिया या वेरी गुड परफॉर्म कर दिया, तो डेफिनेटली वहां से आपका ये गुड या वेरी गुड और ये एवरेज जो होगा, दोनों मिलके आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर लेकर आएगा, राइट? सो यही चीज मैं बताने वाला हूं। इस बार पोस्टें भी अच्छी हैं, 400-450 पोस्टें हैं, तो आपको जरूर इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली अभिपीडिया पे कॉल करेंगे या फिर हमारे पोर्टल के थ्रू वहां पे अपना डैप को अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो इतना आप ध्यान दीजिएगा।
सो आज के लिए इतना ही. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. कीप वर्किंग हार्ड.